बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अब्बास। नाज़रीन, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि IMF ने पाकिस्तान से मजीद इक़दामात का मुतालबा किया है। IMF हुक्काम ने वजारत ख़जाना, तवानाई और FBR हुक्काम से मुज़ाकरात किए हैं। हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे मुंजमद रखने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। IMF ने बिजली और गैस चोरी ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा किया है। अब तक IMF के साथ होने वाले इन मुज़ाकरात में कई और मुतालबात भी सामने आए हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपके वक्त का। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अब तक जो बातें सामने आई हैं, IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है और अगर दीगर चीज़ों को हम देखें तो उसमें टैक्स की इस्लाहात हैं, इकॉनमी की इस्लाहात हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने पेश कीजिएगा। जी देखें, जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं ये आपको अंदाजा है कि लास्ट जो रिव्यू, सेकंड रिव्यू है हमारे, जो एक प्रोग्राम मिला था पिछले साल जून के एंड में, जो कि तकरीबन कोई 7-8 महीने का प्रोग्राम था, उसका ये लास्ट रिव्यू है, सेकंड रिव्यू, जिसके कामयाब होने के बाद हमें तकरीबन $1.1 बिलियन तकरीबन आपको 1.25 बिलियन से थोड़ा कम आपको डॉलर्स जो है वो मिलने हैं, और वो मेरे ख्याल में अप्रैल में होंगे अगर ये हम कामयाब हो सके। मुझे लगता है कि रिव्यू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने काफी हद तक इस पे काम कर लिया था, और जो बेंचमार्क्स होते हैं या जो कंडीशंस होती हैं, शराइत होती हैं, काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं, जिसके अंदर गैस और बिजली के नर्ख बढ़ाने थे, और शायद सूद जो है एक सर्टेन लेवल पे रखनी थी ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके या उसमें कमी हो, और दूसरा एक्सचेंज रेट को जो है वो आपको मार्केट की बेसिस पे उसे आजाद छोड़ना था। और इसके साथ साथ कुछ फिस्कल साइड के, यानी कि जो टैक्सेस होते हैं उनकी कलेक्शन के टारगेट्स थे, और साथ साथ अपने खर्चों को जो है वो कंट्रोल करना था। कुछ सर्कुलर डेट से रिलेटेड थे चीजें, जो तवानाई से रिलेटेड हैं हमारी, उनसे रिलेटेड जो हमारे कर्जात हैं उनको कंट्रोल करना था। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक एक सर्टेन लेवल पे कंडीशंस को पूरा किया गया है। आपने देखा है उसके नतीजे में महंगाई में भी काफी इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में शराइत सारी पूरी हैं, तो ये रिव्यू हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ा जो चैलेंज नजर आता है वो अगला प्रोग्राम है, जो कि हमें जरूरत है उस प्रोग्राम की, और वो 3-4 साल पे मबनी होगा और 7-8 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। तो वो कैसे टारगेट किया जाएगा, कैसे निगोशिएट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ऊपर भी हम आते हैं, और आप समझते हैं कि ये वाला जो रिव्यू है स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, ये कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान को जो अगली ट्रांच मिलनी है वो मिल जाएगी, क्योंकि जो पहले से प्री रिक्विजिट चीज़ें थी वो पाकिस्तान कर चुका है। अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि मार्च के महीने में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की गई है उस पर तशवीश सामने आई है। एक तरफ तो IMF टैक्स बढ़ाने का मुतालबा करता है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि आपने जो 7 रुपए से ज़्यादा का इजाफा किया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में, वो गैर ज़रूरी था, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, देखिए, ये अब जो है देखना होगा कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये मजीद कितनी करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में काफी हद तक हो चुकी है, और कुछ तो ज्यादा भी की गई है पिछले 3-4 महीने में। अगर आप देखें, जो कि वापडा की जो दूसरी कंपनीज हैं, डिस्कोज जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, या जो जेनकोज हैं, गवर्नमेंट की जेनकोज और डिस्कोज जो हैं, ये जो बिजली पहुंचाती हैं, एक तो है ना बिजली बनाना, दूसरा होता है बिजली पहुंचाना। ये जो कंपनियां बिजली पहुंचाती हैं और फिर जो रिटेल में बिजली देती हैं, जैसे कराची में कराची इलेक्ट्रिक है, इस तरह से लाहौर है, फिर फैसलाबाद है और दूसरी कंपनियां हैं, इन्होंने काफी ज्यादा पैसे बढ़ाए थे, और वो बिलों में बहुत ज्यादा बिलिंग आपको याद होगा हुई थी पिछले जून, जुलाई, अगस्त में, जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी ये चीज हो गई थी कि उसकी वजह से महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो की जा चुकी है। लेकिन आपको याद होगा पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने एक चीज ये की थी कि जो बिल्स हैं उसके अंदर 2-3 महीनों में उन्हें स्प्रेड आउट कर दिया था, यानी कि उनको 2-3 महीनों पे कर दिया था, बजाय इसकी किसी एक महीने में वो जो है बिल लिया जाए। तो मेरे ख्याल में उसका भी एक इम्पैक्ट होगा, लेकिन ओवरऑल काफी हद तक मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब ऑयल की कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं
फिर उसका एक असर आता है, और फिर अगर करेंसी हमारी स्टेबल नहीं इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी, लेकिन हम काफी टारगेट्स मीट कर चुके हैं। एक दो चीजें ऐसी होंगी जो कि मेरे ख्याल में बात होगी, जिसमें टैक्स की थोड़ी सी चीजें हैं, टैक्स के टारगेट्स थोड़े पूरे करने होंगे। बाकी मेरे ख्याल में हम काफी अच्छा, चूंकि खुरम ये खबरें जो भी आ रही हैं, ये ज़राए से खबरें आ रही हैं, ऑफिशियली तो जाहिर है हुकूमत या IMF की सतह पे कोई बात नहीं अभी तक बताई गई इस तरह से, लेकिन जो ज़राए से खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा गया है कि IMF ने कहा है कि अगर 7 रुपए से ज़्यादा का इजाफा किया गया है, इससे कम भी किया जा सकता था। हुकूमत अगर अच्छे तौर पर मैनेज करती, एफिशिएंटली चीज़ों को करने की कोशिश करती, तो अचानक से इतना ज़्यादा बोझ डालने के बजाय कुछ कम बोझ डाला जा सकता था। देखिए, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से गवर्न करती है। हमारा तो इशू ही गवर्नेंस और इनएफिशिएंसीज जो हैं, खासकर एनर्जी सेक्टर में बहुत इनएफिशिएंसीज आता है और आया है अभी तक, चाहे वो कंज्यूमर हाउस होल्ड हो या फिर इंडस्ट्रीज हो। तो मेरे ख्याल में इसको देखने की जरूरत है और इसको बेहतर मैनेज करने की जरूरत है। एक अच्छी एफिशिएंट टीम की जरूरत है जो कि एनर्जी सेक्टर को खास तौर पर डेडिकेटेड एक टीम की जरूरत है। कोई मिनिस्ट्रीज जो है बहुत मुश्किल से चला सकेंगी, प्रोफेशनल्स की जरूरत है। अगर वो आके मैनेज करते हैं, उनको एम्पावर किया जाता है, तो फिर चीजें ठीक हो सकती है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है, इनएफिशिएंसीज भी बहुत ज्यादा है, सिस्टम भी सड़ चुका है, और जो है हमारे यहाँ बिजली भी जो है बहुत महंगी है और बहुत ज्यादा टैक्सेस उस पर लग रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है अगर एक विल हो, एक टीम अच्छी हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो और एक पूरा प्लान हो, तो मेरे ख्याल में तब चीजें से ठीक होंगी। अदरवाइज काफी हद तक जो है हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक इन चैलेंजेस में अवाम को तो जाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि कल भी गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक एक समाअत होने जा रही है और 1 जुलाई से भी कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। तो अवाम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, उन पे मजीद महंगाई का कितना बोझ आएगा, उससे तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। जी देखिए, ये बड़ा एक चैलेंज है। महंगाई जो है ना, ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, क्योंकि पूरे रीजन में, पूरे एशिया रीजन में इतनी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 सालों से महंगाई में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। उसमें फ्लड भी काफी रोल था, उसके अलावा इंटरनेशनल प्राइसेस होती है उनका भी बहुत रोल था। लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस और आप कहें कि जी हमारे यहाँ जो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं होती है, इसका बड़ा रोल था। और हमने वाकई में अपनी इकोनॉमी को सही से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज दलदल में फंसा हुआ है। तो हमें इससे निकलना है और वो निकलने के तरीके 2-3 हो सकते हैं। एक तो टैक्सेस को सही जगह लगाया जाए, टैक्स रिफॉर्म्स बड़े जरूरी है। FBR के रिफॉर्म्स इस मामले में बड़े जरूरी है कि FBR को जो है रिस्ट्रक्चर किया जाए और नए टैक्सेस अगर आते भी हैं तो वो उन पे लगाए जाएं या टैक्सेस जिन पर नहीं है या कम है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर है या रियल स्टेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या फिर प्रोफेशनल्स हैं, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, अंडर इन्वॉइसिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ये सब चीजें ठीक की जा सकती हैं और आपके यहाँ अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा हो सकता है। और फॉर्मल सेक्टर पर टैक्सेस को, नंबर ऑफ टैक्सेस को और टैक्स के साइज, टैक्स की जो है अमाउंट को भी कम किया जा सकता है ताकि इन्वेस्टमेंट हो। ये सब चीजें होंगी तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी होगी, टैक्सेस का बोझ कम होगा, एक आम आदमी पे भी, इंडस्ट्रीज पे भी इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी और ग्रोथ आना शुरू होगी, जिसकी वजह से महंगाई का जो है वो मुकाबला किया जा सकेगा। तो ये सब चीजें मुमकिन है अगर एक तरीके से प्लान किया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा खुरम, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई का जिस तरह इम्पैक्ट आने वाला है, हमारी जो इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ एफिशिएंसी दिखाई जाती और बेहतर तौर पे मैनेज किया जाता इन कीमतों को रैशनलाइज करने के अंदर, तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर मज़ीद काम होता और मईशत थोड़ा सा स्ट्रेच होती मज़ीद और जॉब्स क्रिएट होती। लेकिन जिस तरह महंगाई हो रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री तो हमारी दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रही है, श्रिंक होती जा रही है इकॉनमी हमारी। जी बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री को 3 जो है चैलेंजेस का सामना है। एक तो टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, दूसरा शरह सूद बहुत ज्यादा है और तीसरा एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये 3 चीजें ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि जिनको अगर कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, एक सर्टेन लेवल पे लाया जाए तो इंडस्ट्री फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है और एक अच्छा प्रॉफिटेबल हम जो इकोनॉमी को बना सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है जब तक गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को ठीक नहीं करेगी, जिसमें मैंने कहा कि टैक्सेस को सही जगह लगाना और अपने खर्चों को कम करना, और गवर्नमेंट को जो पब्लिक सेक्टर है इससे निकलना भी है। जैसे मैं बात करता हूँ कि स्टेट ओन एंटिटीज हैं, उनको स्ट्रक्चर करना, उनको इस काबिल बनाना
पहले देखिए, इसमें 2 स्टेप्स हैं। प्राइवेटाइजेशन डायरेक्ट मुमकिन नहीं होगी जब तक आपका एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा, जब तक आपका इकोसिस्टम बेहतर नहीं होगा, टैक्सेस कम नहीं होते, एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होती, या आपके यहाँ शरह-सूद कम नहीं होती, तो कोई भी इन्वेस्टर आके आपके नहीं खरीदेगा या आपकी कंपनीज को नहीं खरीदेगा, या वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं आएगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें प्राइवेटाइजेशन डायरेक्ट करना इतना आसान नहीं है। पहले इन सारे एनवायरमेंट को ठीक कर, जिसको कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके उसे चला सके। तो मेरे ख्याल में एनवायरमेंट है, बट एक विल की जरूरत है, एक कंटिन्यूटी की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये सब काम की जा सकते हैं और इसका अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। आपको अभी कोई विल नजर आ रही है? क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है उसने तो यही रीट्रेट किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम वो तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। नए वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की जो निचकारी है उसकी बात की। PIA से उन्होंने कहा कि हम शुरू करेंगे और फिर ग्रेजुअली हम सारी चीज़ें जो करनी है वो करेंगे। तो आपको आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो बैरूनी सरमायाकारी की हमें ज़रूरत है या पाकिस्तान के अंदर पैसे लाने की ज़रूरत है, वैसा माहौल बन सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि माहौल तो बिल्कुल बन सकता है। और आपने जो बात की ना कि क्या विल है या नहीं है, विल तो मुझे लगता है कि इस मरतबा होगी और सारे स्टेक होल्डर्स की विल होनी चाहिए मुल्क और अपने चीज हम इसी तरह से चलते रहेंगे। मुश्किलात जो होगा हम आदमी है उसकी मुश्किलात में इजाफा बहुत होगा। बड़ी जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए बिल होना, जो लीडरशिप जो गौर लेके चलते हैं उनकी का होना बहुत जरूरी है। हर दुनिया में अब हर का ट्रस्ट को सर्व किया जाता है, तो ये कहीं ट्रस्ट को ट्रस्ट करके चलाया जाए, होती है, हर किसी का फायदा होता है। रात दिन ये आ जाए और चीजों को। अच्छा खुर्रम, आपने शरह सूद की भी बात की और जैसा कि अभी नंबर्स आए थे महंगाई के भी, उसमें ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी जिसका इजलास अभी मंडे को होने जा रहा है उसमें शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री के लोग या रिसर्च एनालिस्ट ये बात कर रहे थे कि शायद जिस तरह से एक इस्तेहकाम आया है, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि शरह सूद में कमी होगी या उसे इस्तेहकाम दिया जाएगा या वैसे ही रहेगी? देखिए, मुझे लगता है 2 चीजें इसमें, क्या होना चाहिए और क्या होगा। मुझे लगता है जो होना चाहिए वो डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि 100 बेसिस पॉइंट या ज्यादा जो है वो कमी होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को नई इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग स्पेस मिल सके और आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडिटी जो है वो बेहतर हो, सिस्टम के अंदर ग्रोथ के चांसेस हों। लेकिन जो होगा वो ये होगा कि शायद इंटरेस्ट रेट्स कट, और IMF के साथ हम प्रोग्राम में चल रहे हैं ऑलरेडी। IMF के लिए एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप अगर ऊपर करते हैं तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली जब आपके पास डॉलर लिक्विडिटी कम हो। तो मुझे लगता है कि रुपए को सपोर्ट देने के लिए, टाइम देने के लिए स्टेट बैंक शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ नहीं करेगा। मुझे लगता है, हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। और भर में रेट्स महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और नीचे गई तो और भी अभी मुझे लगता है कि और तो मसाइल का पलंदा है पूरा, जिसकी वजह से शायद। ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपकी आवाज़ हम तक दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुंच रही है। अब अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है और इस पर जो भी अपने मेहमानों के साथ हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। एक ताज़ा तरीन खबर आ रही है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद हो गए हैं और कैप्टन अहमद बदर शहीद हुए हैं। उन्हें अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ताज़ा तरीन ये खबर आ रही है, गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था और अब इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद, कैप्टन अहमद बदर शहीद अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। इसकी मज़ीद भी डिटेल ले लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद बताएगा।
नवीद से रब्ता करेंगे और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद, कैप्टन अहमद बदर शहीद अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। विजुअल्स अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोनों को बाकायदा तौर पर सुपुर्द खाक किया गया है, सलामी दी गई है। फ़ौज के आला अफसरान भी मौजूद थे और उनके लवाहिकीन से इज़हार यकजहती किया गया है। नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मीर अली ISPR के मुताबिक मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान के जो शोधा है उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा करके उनके जस्ते खाकी जो है सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। जाम शहादत नोश करने वाले 39 साल लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद कराची, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद जिनकी उम्र 23 साल थी, वो तलागंज, हवलदार साबर शहीद उम्र 39 साल उनको जिला खैबर, नाइक खुर्शीद शहीद उम्र 30 साल और जिले लक्की मरवत, सिपाही नासिर शहीद उनकी उम्र 29 साल थी, उनको पिशावर, सिपाही राजा शहीद उम्र 28 साल को कुहाड़ और सिपाही साजिद शहीद उम्र 25 साल को एबटाबाद में मुकम्मल फौजी इज़ार के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, अजीज़ो कारब, पाक फौज के अफसरान, माहिदीन इलाका और लोगों की किसी तरह ने शिरकत की। इस मौका पर कहा गया कि पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। मादरतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया नवीद, आपने अपडेट किया। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार कहेंगे फिर खुशामदीद। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो माशी मुज़ाकरात चल रहे हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट की हमें जो लास्ट ट्रांच रिलीज़ होनी है उसके लिए हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने तमाम प्री रेक्विजिट्स पूरी कर ली हैं और मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते ये ट्रांच भी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को एक नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरह माहिर माशियात खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही ख्याल था कि एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। जिस तरह से वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइएगा, स्टैंड बाय अरेंजमेंट का जो रिव्यू चल रहा है, पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा है कि हमने तमाम प्री रेक्विजिट्स पूरी कर ली हैं और हमें जल्द ही ट्रांच रिलीज हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, ये बिल्कुल सही है या इसमें मजीद अभी कोई गुंजाइश है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये किस्त मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि खुद IMF भी ये चाहता है कि हमें जल्द से जल्द अगले प्रोग्राम में फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है। तो असल जो उनका मकसद है वो ये है कि जो हम 3 साल मुद्दत के लिए उनसे EFF का प्रोग्राम लेंगे और शायद माहौलियात के लिए भी कुछ पैसे ले लें, उनके लिए जो मुमकिन शराइत हो सकती हैं उनका थोड़ा सा तस्करा आया है। क्योंकि अभी हमने कोई बाकायदा दरखास्त नहीं की IMF से, लेकिन जब वो करेंगे तो जो चीजें अभी रिव्यू में नजर आ रही हैं वो हम मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन पूरी अभी जो है वो उनकी शराइत सामने नहीं आई है। मगर जो चीज वाज़ेह है कि ये जो भी शराइत उनकी आ रही हैं उन पर अमल दरामद से वो ये होगा कि जो पिछले 23 प्रोग्राम हमने IMF के साथ किए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत कभी भी पायदार बेहतरी नहीं आई, महंगाई बढ़ी और शरह नमू सुस्त हुई, कोई वजह नहीं है कि ये 24वें प्रोग्राम में उससे कोई बेहतर सूरत हाल हो। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हमने अपना होम ग्रोन एजेंडा नहीं बनाया तो खुदा न खास्ता फिर इसके बाद हमें 25वें प्रोग्राम की भी जरूरत पड़ सकती है। और खदशा यही है कि चूंकि इस वक्त मईशत जितनी तबाह है इतनी कभी नहीं थी। अब भी अगर हमने IMF का एजेंडा फॉलो किया और होम ग्रोन पॉलिसी नहीं बनाई तो मुझे खदशा ये है कि ये चंद साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन फिर मईशत इतनी खोखली हो जाएगी कि कोई भी छोटा सा झटका बाहर का या अंदरूनी जो है वो संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए जरूरत ये नहीं है कि IMF क्या कह रहा है, जरूरत ये कह रहा है कि हम अपनी खुद जो हमारे 3 बड़ी पार्टीज का मंशूर है और आइन है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ रिसर्च करके, अगर 3 बड़ी पार्टियों के मंशूर के जो मुश्तरका नुकात हैं और हमारी जो आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसकी रोशनी में अभी से तैयारी की जाए, बजट बना लिया जाए, तो IMF की शराइत खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी और IMF को ये मौका नहीं मिलेगा कि हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाले कि जी आप ये करें, ये नहीं करें, निष्कारी करें। लेकिन होम ग्रोन बनाना चाहते हैं या नहीं, वो बड़ा सवालिया निशान है। और वो SIFC के अलावा कोई फोरम नहीं है जो हुकूमत को मजबूर कर सके कि वो होम ग्रोन बनाए, क्योंकि नई हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें ये होम ग्रोन बनाने के बजाय
वो यही कह रहे हैं कि IMF की शराइत हम पूरी करेंगे, मईशत को इस्तेहकाम देंगे और जो है वो टैक्सों के निजाम की इस्लाह करेंगे, बजट खसारा कम करेंगे। तो ये तो वही है जो हम 2001 में, आपको याद होगा, शौकत अजीज ने कहा था कि हम कंप्यूटर को यूज करके आप करेंगे। अब वही आप 20 साल के बाद करें, डिजिटलाइजेशन करेंगे। तो ये तो वही बातें हैं। अब के ये तब फर्क जो आना चाहिए वो ये है कि SIFC के फोरम पे जो हम ये इस्लाहात का पैकेज तैयार करें, उसमें जो इलेक्ट नुमाइंदे हुए तमाम बड़ी पार्टियों के, उनको बुला के उनसे अहदनामे पर दस्तखत करा के कानूनी शक्ल दे दी जाए। यानी इन इस्लाहात को अगर हमने कानूनी शक्ल नहीं दी और IMF के ऊपर गए तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं ये कौन सी इस्लाहात हैं जो जरूरी हैं और IMF के अलावा वो हो सकती हैं? क्योंकि हमने ये देखा है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, 23 बार तकरीबन पाकिस्तान IMF के पास गया है और पाकिस्तान की मईशत को वक्ती तौर पर ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई चीज बेहतर नहीं हो पाती। तो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो वैसे के वैसे ही खराब रहते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें वो वैसी की वैसी है। 2001 से आपने जिक्र किया, जो खराबियों का सिलसिला शुरू हुआ उसमें खराबियां आती गईं और अब यहाँ पे सूरत हाल आ चुकी है कि हमें बिल्कुल भी कोई मल्टीलैटरल या बायलैटरल सतह पे भी उस तरह से केटर नहीं किया जा रहा सिवाय चीन के। तो आप क्या समझते हैं वो कौन सी इस्लाहात हैं जो बहुत जरूरी हैं? मैंने जो अर्ज किया बड़ी सही बात आपने की है। मैंने जो बात किया कि उन इस्लाहात को कानूनी शक्ल देना, वरना अगर कानूनी शक्ल नहीं दी तो वो इस्लाहात कोई भी कभी हुकूमत नहीं करेगी। नंबर एक। अब वो क्या है? पहला, वफाक और सूबे 10 लाख रुपया सालाना से ज्यादा जिस किसी की भी आमदनी है उस पर मौसर तौर से टैक्स आयद किया जाएगा और वसूल किया जाएगा, दोनों कंडीशन है। उसमें यह नहीं होगा कि एग्रीकल्चर है या स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी है प्रॉपर्टी है। नंबर एक। दूसरा यह था कि 17% GST पे गुजारा नहीं होगा, तो अब हमें उसको कम से कम लाके 7.5% पर लाना पड़ेगा और पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ते को सिफर करना पड़ेगा। ये तो पहली है। दूसरा यह कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो है, जो कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का भी खदशा है, उसको आपको मरहलेवार मंसूख करना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा बड़ा मसला टैक्सों के अलावा है वो है तवानाई का शोबा, जिसमें बिजली चोरी भी हो रही है और जो है बिल अदा भी नहीं होते, ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है। वो बड़े पैमाने पर इस्लाहात। और एक और बात जिसको मैं जरूरी समझता हूँ वो ये है कि हमारे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 25A आइन का कहता है कि जी 6 साल से 16 साल तक के हर बच्चे को आप लाजमन मुफ्त तालीम दें। तो जो बजट आते हैं उसकी रोशनी में मैं अगर ये कहूँ कि ये 2080 तक भी हमारा हर बच्चा नहीं जाएगा तो ये सूरत हाल जारी नहीं रह सकती। तो टैक्सों का निजाम की इस्लाह करके तालीम और सेहत का बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, इससे हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उससे आप 50 अरब रुपया अलग कर लें और उसके बाद बैंकों को ये अहकाम दिए जाएं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, छोटे किसान, घरेलू खवातीन, उनको 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के कर्जे दें। उसका 20% उसको दे दें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, इस कंडीशन के साथ कि अगर वो कर्ज अदा करता है तो ये पैसा माफ हो जाएगा। तो 50 अरब के बेनजीर इनकम सपोर्ट से 250 अरब रुपए के कर्जे मिल जाएंगे। ये वाहिद तरीका है जिससे आप गुर्बत दूर कर सकते हैं। ये हमें खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं कहेगा। एक तो ये बुनियादी चीज हो गई। तो ये काम SIFC कर सकता है और कानूनी तौर पर करके। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हमने पुरानी हरकतें रखी जो आपने बात की अभी, तो मैं आपको बताऊं NFC अवार्ड पर अभी बात की है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि IMF का ये मुतालबा गैर आईनी है और इससे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। हुकूमत और सूबों में इख्तलाफात बढ़ेंगे, ये हुकूमत कमजोर होगी। उसी वजह मैं आपको बता दूं, ये ऐसे नहीं कह रहा। NFC अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम आ चुकी है। उस 18वीं तरमीम में ये तय हो चुका है कानूनन कि सूबों का हिस्सा कितना होगा। तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि आप सूबों का हिस्सा कम करें। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो पहले आप आइन में तरमीम करें, तो सिंध भी तैयार नहीं होगा और KP भी तैयार नहीं होगा। मगर मसला हल क्या ये है कि आप शरत कम कर दें, या ये है कि आप टैक्सों की वसूली है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो आप बढ़ाएं, वफाक भी बढ़ाएं और सूबे भी बढ़ाएं। उसके बाद इसी शरह से उनको दें तो फिर उनके पास पैसा आ जाएगा कि वो दे सकें। असल में कभी भी NFC अवार्ड जो था ये 2009 में आया था, 2010 से चला। जिस दिन ये आया था उस दिन सरकारी चैनल पे मैंने कहा था कि ये सियासी है, इस पर अमल नहीं होगा। वही हुआ कि ये 5 साल के लिए था, 15 साल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने पहले साल से सूबों से ये कहा और गठजोड़ हुआ कि हम NFC अवार्ड के तहत जो आपको पैसा देंगे आप उसको पूरा खर्च ना करें बल्कि कुछ रकम बचा ले ताकि बजट खसारा कम हो। तो ये तो आपने NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को हुलिया बिगाड़ दिया। 18वीं तरमीम जो आई थी
वो ये थी कि सूबों को मजबूत करें, और सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब आप साजिश कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को खत्म कर रहे हैं, जो वो कह रहा है, तो ये तबाही का नुस्खा है। हमें टैक्सों के निजाम की इस्लाह करना है, NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को टच ना करें। बिल्कुल सर, आपकी जो तजावीज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये भी साथ में बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि IMF जो है वो एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है और उसने मालियाती उमूर को ही देखना होता है। किसी मुल्क के अंदर उसका कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, उसके ऊपर उसकी ज़्यादा असर नहीं होती। लेकिन जिस तरह से हमें ज़रूरत है इस वक्त, हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, उसमें तो हमें IMF या कोई बैनुल-अक़वामी इदारे की ज़रूरत है जो हमें पैसे दे सके। और जाहिर है जो सूरत हाल बन चुकी है पिछली कुछ दिहाइयों के अंदर, हमें अब कोई भी ऐसे इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है, पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन निज़ाम के बेहतर होने की बात करता है, टैक्स बेस को ब्रॉडर करने की बात करता है। तो ऐसी सूरत हाल में अभी जो हमें मसाइल दरपेश हैं, उसमें तो वाहिद एक लास्ट रिजॉर्ट IMF ही बचता है। आपने बिल्कुल सही बात की है, मगर मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान को हर हालत में और हर कीमत पर IMF से कब्जा लेना है, इस पर तो दो राय है ही नहीं। मैं जो आपकी खिदमत में और आपके नाज़रीन की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कर्जा तो आप लेना पड़ेगा आपको, लेकिन क्या आप IMF के एजेंडे के मुताबिक, अशराफिया के मुफाद के मुताबिक बनाना चाहते हैं, या आप ऐसा टैक्सों के निजाम बनाएं जो आपके आइन के मुताबिक हो, जो तीनों पार्टी के मंशूर से हो, और उससे इतनी टैक्सों की वसूली बढ़ेगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो उसके बाद IMF की शराइत तो 100% पूरी हो जाएंगी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैंने पूरा काम किया है। क्यों? सही। देखिए, हमारा 80,000 अरब रुपए का तो काला धन है, बहुत से शोबों से आप टैक्स नहीं लेते। जब आप ये कानून बनाएंगे कि आप हर आदमी से टैक्स लेना है और GST भी कम करेंगे और काले धन को भी सफेद होने से रोकेंगे, जब डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो टैक्सों की कैपेसिटी है वो है 30,000 अरब रुपया सालाना। हम कर रहे हैं इस वक्त 18,000 अरब रुपया कम कर रहे हैं। अब इस वक्त अगर इसका थोड़ा सा भी आप इजाफी कर लें और साल बे साल उसको करते जाएं, तो 1-2 साल में हम IMF की शराइत भी पूरी होंगी और हम इस शैतानी चक्कर से निकल सकेंगे जो IMF के गिर्द हमने घेरा डाला हुआ है हमारे ऊपर। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि भारत ने 1994 के बाद IMF के पास नहीं गया, बांग्लादेश 2011 के बाद से अब तक गया है, और हम 1993 के बाद से 10 दफे जा चुके हैं। अगले की तैयारी है और उससे अगले की तैयारी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उस शैतानी चक्कर से निकलें और अपने आइन और पार्टियों के मंशूर के मुताबिक वो पॉलिसियां बनाएं कि IMF की शराइत खुद ब खुद पूरी हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये सूरत हाल बन सकती है? आइडियली तो बहुत अच्छा है कि इसी तरह होना चाहिए, एक बड़ा जबरदस्त रोड मैप आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो लीडरशिप के अंदर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ये लोग इस बात पर राजी हो जाएंगे, इतनी जो हमें चीजें करनी है वो कर पाएंगे? ये अब आपको मैं 2 बातें बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पहली चीज तो ये कि आप हर पार्टी के जो इलेक्टेड हैं उनसे क्या अपने नुमाइंदा भेज दें, वो आगे मीटिंग में SIFC के फोरम पर जहाँ मिलिट्री भी बैठी है, हम उनको ये कहते हैं कि भाई अपने 5 बरस जो गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान के कर्जे 30,000 अरब रुपए से 81,000 अरब रुपए के हो गए, यानी 51,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो 71 साल में 30,000 का था। उसमें अफराद ज़र जो थी वो 5% थी, आज 23% है। हमारी तालीम का बजट कम हुआ, सेहत का बजट कम हुआ, कर्जों का हजम बढ़ा है। तो अब ये सूरत हाल जारी नहीं रह सकती, क्योंकि दुनिया तब्दील हो गई है। अमेरिका का न्यू गेम चल रहा है। अब अमेरिका जो है वो चीन को कंटेन करना चाहता है, कर रहा है, और हमारे सीपेक को भी स्लो करना चाहता है, भारत को मदद कर रहा है। तो अब ये दुनिया में जो तब्दीली आ चुकी है, तो अब हमारा SIFC के लोग समझे और वो जो पार्टी के लोग हैं उनसे ये बताएं कि जनाब या तो आप ये इस्लाहात कर लें या खुदकशी कर लें। इसके अलावा अगर कोई तीसरा रास्ता है तो इन आदात और शुमार की रोशनी में आप बता दें कि आप जो एजेंडा बना रहे हैं तो 5 साल में क्या बेहतर होगा जो 1988 से आज तक नहीं हुआ। एक तो ये बुनियादी बात, मगर एक और चीज की तरफ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ, वो है निजकारी। अरे भाई, खुदा के गजब से डरें। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा था कि PIA की निजकारी नहीं की जाएगी, इसको मुनाफे बख्श इदारा बनाया जाएगा और खित्ते का मुमताज। मैंने जो इस पर रिसर्च की और मैंने बताया है हुकूमत को कि आपका मसला ये है कि उनके 80% जहाज तो जो है ना वो ग्राउंड है। उनके पास 24 करोड़ लोग हमारी आबादी है जिसका गारंटीड बिजनेस है, समंदर पर पाकिस्तानी का गारंटीड बिजनेस है, उम्र हज के लिए जाते हैं। तो अगर उनको पास SIFC के फोरम से सरमायाकारी लाई जाए और वहां पर जो है जो इंतजामिया है उसको बेहतर बनाया जाए, तो ये तो 100% मुनाफे में आ सकता है। तो बजाय इसके कि आप इधर उधर भागें, आप पहले ये करें कि यहाँ पे सरमायाकारी लाएं और यहाँ अहल लोग न करें, और आप जिसको मुनाफे में लाएं, ये पहला टारगेट होना चाहिए। मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपको, उसकी वजह बता दूं। देखिए, जो आदाद शुमार हमारे सामने हैं उससे मेरे नहीं है, हुकूमत के हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो इससे तबाही आई है उसकी 2 रीजन है।
पहला रीजन है कि हम अशराफिया की मईशत करते रहे, जिसको मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ, जिसपे आपने भी तशवीश का इजहार किया। दूसरा एक है कि जो बड़े बैंकों की निष्कारी हुई थी, उसके बाद बैंकों ने कार्टेल बना के जो कुछ किया है, वो अगर 3 में फिगर्स बता दूं और हुकूमत को भाई ये वक्त पता है तो वो आंखें लोगों की खुल जाएंगी। वो क्या है कि 2018 में जो हमारी बैंक हैं उनका मुनाफा था 242 अरब रुपया एक साल में। इस साल 1000 अरब से बढ़ गया। क्यों बढ़ा कि बैंकों ने इस दौरान में जो सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए कर्जे देने के बजाय हुकूमत को कर्जे देने शुरू कर दिए, हुकूमती तमस्सुकात में। तो जो सरमायाकारी बढ़ी तिजारती बैंकों की, वो बढ़ी 17,000 अरब रुपया, और जो कर्जे बढ़े वो 4,000 अरब रुपया। तो मैंने तो दुनिया भर में टॉप पोजीशन से बैंकिंग की है, ना पाकिस्तान में मैंने कभी देखा, ना दुनिया में कहीं देखा, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी नहीं होता। ये पहली दफा हुआ कि आपने निष्कारी के बाद जो फॉरेनर्स को चला गया तो उन्होंने ये कर्जे देने बंद कर दिया, सरमायाकारी कर दी। तो जब इंडस्ट्रीज को यहाँ कर्जे आप 4,000 के देंगे और 17,000 की सरमायाकारी करेंगे तो या तो प्रॉपर्टी का काम करेंगे या कहीं और ले जाएंगे। बिल्कुल सर। सर चूंकि वक्त मुख्तसर है, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, तो एफडीआई कैसे आएगी पाकिस्तान के अंदर? आपको वो माहौल नजर आ रहा है इस वक्त? और दूसरी तरफ ये भी ऐड कीजिएगा, हमारे जो नए वजीर खजाना हैं उन्होंने तो आगाज ही यहां से किया है कि जो एसओईज हैं यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जो लॉस मेकिंग मशीन्स हैं, एलिफेंट हैं बड़े बड़े, उनको हमें हर हाल में बेचना ही है। तो कैसे ये सारी चीजें मैनेज होंगी? बात ये ठीक है, अब ये जो कुछ वो बातें कर रहे हैं, अगर उससे मईशत ठीक हो सके तो हम तो उनको खड़े होकर सलाम करेंगे। मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मेरे मुल्क का जो मसला है वो ये है कि टैक्सों की वसूली में जो हम कई हजार अरब रुपया कम वसूल करके जीएसटी बढ़ा के, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ा रहे हैं, बरामदात कम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो ना आपकी बरामदात बढ़ेंगी, और जब मईशत कमजोर होती है, आप याद रखें, तो मईशत खराब होती है तो सरमायाकारी नहीं आया करती। सरमायाकारी आएगी जिस वक्त आपकी मईशत बेहतर होगी, अशारिये ठीक होंगे, तो जिनके पास पैसा है अपने मुनाफे के लिए खुद आपके मुल्क में आएंगे। वो मुल्क जिसकी पोटेंशियलिटी जबरदस्त है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन शानदार है, जहां पर बेतहाशा कुदरती वसाइल है, अगर आपकी मईशत ठीक है, माहौल बेहतर होगा तो मईशत बेहतर होगी, और उसके लिए पॉलिटिकल विल का हो रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय और तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। फीडबैक देना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप विजिट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।